गुड मॉर्निंग इंडिया। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे और दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे कि अब लॉकडाउन 5 नहीं बल्कि हम कहेंगे कि लॉकडाउन का जो 5वां चरण है वो अब 1 जून से है, जिसे हम अनलॉक 1 का नाम दे रहे हैं। जी हां, अनलॉक 1 का नाम। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश भर में फिर से एक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन का 5वां चरण 1 जून यानी कल से 30 जून तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। आपको बता दें, गाइडलाइंस के मुताबिक 3 फेज में लॉकडाउन खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोलने की परमिशन दे दी है। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ ये परमिशन दी है। दूसरे फेज के तहत स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून 2020 तक लागू रहेगा। जिला अधिकारी कंटेनमेंट जोन को तय करेंगे और वहां सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन को भी पहचान भी कर पाएंगी। ये ऐसे इलाके होंगे जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। वहीं अखाड़ा परिषद ने धार्मिक स्थल खोले जाने के फैसले का स्वागत किया है। लगातार हम सब मान रहे हैं कि चुनौती है, लेकिन जहां खतरा है वहां पर हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है और जहां पर कम खतरा है वहां जिम्मेदार जितने भी हमारे संस्थागत क्षेत्र हैं उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी छोड़ी गई है। जैसे होटल है या रेस्टोरेंट है, जो भी क्षेत्र खुलते हैं वो सब भी आखिर एक जवाबदेह इंस्टीट्यूशंस हैं और इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको कोरोना के इस खतरे के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का मौका सरकार ने दिया है और इससे वास्तव में जो लंबे समय से प्रतीक्षारत हमारे उद्योग थे उनको राहत मिलेगी और शायद ये देश की बड़ी ज़रूरत थी जिसे खोलने की कोशिश की है। आधार पे हम लोग भी अब देखेंगे, मगर किस प्रकार से क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से हर राज्य के कुछ जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग है। इस समय उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर है सब राज्यों में। योगी जी ने एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की एक मिसाल भी कायम कर दी है उनके नेतृत्व में और जिस प्रकार से पूरे भारत की तारीफ हो रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भी चर्चा उसमें होती है, विश्व भर में हो रही है। तो उसमें क्या निर्णय लेते हैं देखते हैं हम लोग। क्या कहा गया है कि 8 जून से सभी पूजा स्थल, मंदिर मठ श्रद्धालुओं के भक्तों के लिए कुछ गाइडलाइन के साथ खोल दिए जाए। इस निर्णय को सभी संत महात्मा स्वागत करते हैं। चलिए अब ग्राउंड जीरो लेकर चलेंगे आपको। हम रायपुर लेकर चलेंगे। रायपुर से हमारे साथ सत्यप्रकाश रहेंगे, चंडीगढ़ से हमारे साथ कुलवीर दीवान रहेंगे और साथ ही साथ दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ भोपाल से विवेक पटैया हैं और लखनऊ से लोमस झा है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। कुलवीर, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है चंडीगढ़ में, क्योंकि अब यह कह दिया गया है, इसे अनलॉक 1 कहा गया है, यानी अब लॉकडाउन का जो 5वां चरण है उसे अनलॉक 1 कहा गया। बहुत सारी रियायतें दी गई है। ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि अब जो देश है वो लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ने लगा है, लिहाजा बहुत सारी जो रियायतें हैं लोगों को वो मिलने के चांसेस हैं और जिस तरह से गाइडलाइंस एमएचए द्वारा जारी की जा रही हैं उसके आधार पर ही छूट जो है लोगों को दी जा रही है या फिर उसके आधार पर ही आगे की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। लेकिन फिलहाल यदि सतर्कता की बात करें तो सतर्कता को लेकर काफी गंभीर होना होगा, क्योंकि अब ये कहा जाए कि बाहर यदि लोग हिदायतों की पालना नहीं करते तो निश्चित तौर पर कदम कदम पर कोरोना से मुलाकात होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कदम कदम फूंक कर रखना होगा यदि इन रियायतों को जारी रखना है,
क्योंकि यदि पड़ोसी राज्य जो चंडीगढ़ जिसकी राजधानी है पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि रियायतें जरूर दी जा रही हैं, छूट लोगों को जरूर दी जा रही है, लेकिन यदि खतरा बढ़ा तो सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। क्योंकि सरकारों का ये फर्ज भी बनता है कि लोगों को एक तरफ जो है विकास से जोड़ा जाए, उनकी जो निजी जिंदगी है उसकी गति को किसी तरह से कम ना किया जाए, लेकिन सतर्कता के नाम पर कोई समझौता ना किया जाए। इसी तरह के दिशा निर्देश हैं। पंजाब में 30 जून तक जो है वो बढ़ाया गया है लॉकडाउन, लेकिन तमाम हिदायतों का पालन करना होगा और इसके लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने का एक संकेत दे भी दिया है। क्योंकि 11 दिनों में 17 मई से लेकर 28 मई तक करीब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं उन लोगों से जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना था। इसे 36,000 से भी अधिक लोगों के ऊपर जो जुर्माना है वो किया गया है, और जबकि 4,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया गया है। यानी कहीं ना कहीं सख्ती के संकेत सरकार ने दे दिए हैं। ये समझा दिया है लोगों को कि छूट मिलेगी, लेकिन शर्तों के साथ, हिदायतों की पालना करने के साथ। जी बिल्कुल, कुलवीर आप बने रहिएगा, और भी पहलू पर आपसे बात करेंगे। रायपुर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अगर बात करें, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो गाइडलाइंस जारी कर दिया है, लेकिन राज्य सरकारों को भी कुछ फैसले लेने का अधिकार दिया गया है, तो अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर किस तरह इसका पालन होगा? केंद्र की कितनी गाइडलाइंस को जारी की जाएंगी और राज्य सरकार अपनी अपनी कौन कौन सी गाइडलाइंस रखेगा? बिल्कुल, देखिए जयप्रकाश, छत्तीसगढ़ सरकार तो शुरू से ये चाहती थी कि खासतौर पे आर्थिक गतिविधियां चलाने का अधिकार प्रदेश में राज्य सरकार को दिया जाए, और इस बाबत कई बार सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था। हालांकि पिछली दफा जब लॉकडाउन बढ़ाया गया था उस दौरान कई सारी आर्थिक गतिविधियां चलाने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दिया गया था। साथ साथ राज्य में जोन डिसाइड करने का, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, या इसके अलावा भी 2 जोन कौन कौन से रहेंगे, ये भी अधिकार राज्य सरकार को दी गई थी, और ये भी मांग लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की केंद्र से थी। कहीं ना कहीं उसके बाद छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पटरी पे आनी शुरू हो गई थी, और अब तब जबकि अनलॉकडाउन 1.0 की शुरुआत हो गई है एक तरह से हम कहें तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिंदगी अब पुराने, मतलब लॉकडाउन लगने से पहले, मार्च से पहले की स्थिति में आनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, ऐसा लगता है। क्योंकि इसका पहले का जो नजरिया है, या पहले का हम कहें कि नजारा है, एक तरह से वो दिखना शुरू हो गया है। लोगों की आवाजाही सड़कों पे लगभग पहले की तरह सामान्य होती दिखाई दे रही है। ये जरूर है कि कई सारे लोग एहतियात जितना बरतना चाहिए उतना बरतते नहीं दिखाई देते हैं। सड़कों पे मास्क लगाकर चलने वालों की संख्या जरूर ज्यादा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना चेहरा कपड़े से नहीं ढक रहे हैं या मास्क नहीं लगा रहे हैं। सैनिटाइजर का प्रयोग भी जितने बढ़िया से होना चाहिए उतने बढ़िया से लोग सार्वजनिक जगहों पे जाने के बाद भी नहीं कर रहे। तो ये एहतियात अब लोगों को भी रखना होगा। दूसरा, अगर हम कहें कि सरकार अपने स्तर पे क्या कर रही है, तो सरकार अपने स्तर पे अब उद्योग धंधों को बिजली में कटौती करके राहत देने की कोशिश कर रही है। उद्योग धंधे चालू हो, इस बाबत प्रयास कर रही है। सरकार ये प्रयास कर रही है कि अब आम दिनचर्या के लिए जो जरूरी सामान है, वो जरूरी सामान की दुकानें अब रेगुलर ओपन हो। यही वजह है कि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक अब दुकानें खोल दी गई। तो धीरे धीरे सोमवार से और भी बहुत सारी रियायतें दी जाएगी कल से, और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे छत्तीसगढ़ का जनजीवन पहले की तरह पटरी पे आएगा, लेकिन सावधानियां बरतनी जरूरी है। बिल्कुल, सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है, और तभी कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आप जरूर पहनिए, तभी एहतियात बरतेंगे और तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। आपको बता दें, विवेक पटैया भी हमारे साथ मध्य प्रदेश से ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं, भोपाल से हमें जानकारी दे रहे हैं। विवेक, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुना था, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कुछ नियम अपनी तरफ से भी राज्य सरकारें बनाएंगी और उस हिसाब से स्कूल के लिए भी नियम रहेंगे, कुछ और चीजें भी रहेंगी। तो क्या कुछ मध्य प्रदेश के लिए नियम बनाए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट आज रात 8 बजे मुख्यमंत्री अपने संबोधन में करेंगी कि सरकार की अगली रणनीति क्या होगी 1 जून से। तो वो विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री आज अपने संबोधन में बताएंगे। प्रदेश की जनता को संबोधन के दौरान ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में यदि हम कोरोना की स्थिति को देखें
तो कल भी 243 मरीज मध्य प्रदेश में मिले हैं और पूरा जो आंकड़ा है मध्य प्रदेश का वो 7,891 के आसपास पहुंच चुका है। कल 9 मौतें हुई है, इस तरह मौतों का आंकड़ा भी 343 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन इस पूरे आंकड़े के बीच हम यदि देखें तो सुखद पहलू यह है कि मध्य प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो बहुत बेहतर है और करीब 4,444 मरीज अभी तक कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। मतलब ये रिकवरी रेट जो मध्य प्रदेश का है ये 56% के आसपास है, जो देश के कई राज्यों से बेहतर है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार नहीं चाहेगी कि किसी प्रकार की कोई यदि ढील के कारण यदि कोरोना संक्रमण बढ़ा तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो बनी है ये बिगड़ जाए, और इसलिए सरकार बहुत एहतियात के तौर पर जो कदम उठाएगी आने वाले समय में उसमें क्या कुछ छूटें होगी वो सब कुछ देखी जाएगी। दूसरी तरफ जो हॉटस्पॉट एरिया है वहां पर निश्चित तौर पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे शहर जो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े जहां पर बढ़ रहे हैं, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, नीमच हो, बुरहानपुर हो, खरगोन हो, सागर हो, ये शहर ऐसे हैं जहां पर जो सुविधाएं हैं और जो प्रतिबंध है वो पहले की तरह ही जारी रह सकते हैं। हाँ, कुछ मामूली छूट सरकार दे सकती है, लेकिन जो आर्थिक गतिविधियां जिसके कारण आने वाला जनजीवन जो है वो पटरी पे आ जाए, जो पिछले 3 महीने से जो आर्थिक व्यवस्थाएं, आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई थी वो धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो जाए, ये प्रयास सरकार जरूर करेगी। और इसलिए एक पूरी जो विस्तृत गाइडलाइन सरकार जारी करेगी। आज 8 बजे मुख्यमंत्री अपने संबोधन में सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि कोरोना का संक्रमण भी कम हो और आर्थिक गतिविधियां भी पटरी पर आ जाए। और इसलिए आने वाला जो अभी राज्य भी जून का महीना है बनाएंगे कहीं ना कहीं विवेक, और तब तस्वीर साफ होगी कि कितनी राहत लोगों को मिल सकती है। हमारे साथ यूपी से लोमस झा भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वो लखनऊ से जुड़े हुए हैं और हमें यूपी का अपडेट देंगे। लोमस, एक बड़ी बात है, राज्य सरकार को यह कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई उसके मुताबिक अब राज्यों में बिना पास आप एंट्री कर सकते हैं। किसी दूसरे राज्य में आपको जाना है तो एंट्री आप कर सकते हैं, लेकिन हम यूपी में देख रहे हैं कि यूपी में ज्यादातर जिलों की सीमाएं सील हैं और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल बैन थी। अब क्या होगा यूपी सरकार का रुख? क्या केंद्र की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा या अपने हिसाब से सरकारें भी, क्योंकि राज्य सरकारों पर भी कुछ फैसले छोड़े गए केंद्र सरकार ने? बिल्कुल जेपी, मैं एक अपडेट देना चाहता हूं क्योंकि आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐप के द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा इंतजार करना होगा और उसमें पूरी तरीके से जो लॉकडाउन 5 को लेकर के जो रणनीति होगी सरकार की उस पर चर्चा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट की क्या रणनीति रहेगी लॉकडाउन 5 को लेकर के, क्योंकि जो जिस तरीके से केंद्र ने पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ा है कि कई ऐसे स्टेप हैं जो स्टेट गवर्नमेंट खुद लें, जैसे स्कूल कॉलेज खोलने के मामले और जो रियायत दिए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या रियायत दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 8 जून से जिस तरीके से जो धार्मिक स्थल है, सैलून है, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, वो खोलने की बात हो रही है, लेकिन साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट उसमें रियायत जो और भी देने की बात हो रही है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी जा सकती है, या फिर ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा निकल करके आए हैं, या फिर ऐसे रेड जोन्स है जहां पर अभी भी मामले निकल करके आ रहे हैं कि तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट तय कर सकती है कि वहां पर रियायत देंगे या नहीं देंगे, या पूरी तरीके से उनको लॉकडाउन में ही रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने वाली बात होगी और थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से क्या निकल करके सामने आता है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सीएम योगी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद पूरी तरीके से रणनीति साफ हो जाएगी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का महामारी पूरी तरीके से देश को प्रभावित कर रहा था और उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित किया है कहीं ना कहीं, तो पूरी तरीके से जो रणनीति योगी की तरफ से दिखाई गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज दोपहर में आज सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें तस्वीर और साफ हो जाएगी कि यूपी के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस रहेंगी, लोगों को कितनी राहत मिलेगी। आप बने रहिए, सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो से आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ रहेगा, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रहेगा, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ रहेगा, पंजाब
पंजाब हरियाणा में क्या कुछ अपडेट रहेगा, तो हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लेकिन देहरादून का भी अपडेट देते हैं तो उत्तराखंड की क्या स्थिति है, फिर हम अपने सहयोगियों के पास लौटेंगे। देहरादून में प्रदेश में नई गाइडलाइंस जारी करने को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे बैठक। आपको बता दें त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक करेंगे। पर्यटन धार्मिक गतिविधियों को शुरू करने के साथ ही कई रियायतों पर सरकार फैसला ले सकती है। आज लॉकडाउन के चौथे चरण का आखिरी दिन है। जून में स्कूल, जिम और अन्य गतिविधियों को खोलने के बारे में सरकार बना सकती है गाइडलाइंस। 8 जून के बाद कई क्षेत्रों में राहत मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बैठक करेंगे। पर्यटन धार्मिक गतिविधियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी, कितनी रियायत दी जा सकती है, यानी केंद्र की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक कितनी कहां छूट दी जाएगी, इस पर भी चर्चा होगी। रामानुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हमें उत्तराखंड का अपडेट देंगे। रामानुज, अगर बात करें जिस तरह अभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अभी हम ज्यादातर लोगों से जानकारी ले रहे हैं, अपने सहयोगी से जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी रणनीति तय करेंगे और अपने अपने पत्ते तभी खोलेंगे जो केंद्र की गाइडलाइंस हैं उसे कैसे फॉलो कराया जाए और साथ ही साथ कितनी छूट दी जाए। अगर रामानुज बात करें तो उत्तराखंड में क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं आने वाले दिनों में? अभी जयप्रकाश, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में किस तरह से धार्मिक आर्थिक क्षेत्रों की गतिविधियों को पूरी तरह से शुरू किया जा सकता है, इसको लेकर के चर्चा होनी है। और चूंकि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है और इस राज्य की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर पर्यटन पर ही निर्भर करती है और ऐसे में प्रदेश में 4 धाम यात्रा पूरी तरह से अभी तक बंद है, तो सरकार की कोशिश है कि 4 धाम यात्रा कैसे चले, धार्मिक जो गतिविधियां हैं उसको कैसे शुरू किया जाए, इसको लेकर के आज सरकार विचार मंथन करेगी और राज्य सरकार की जो अपनी गाइडलाइंस होगी उसी के मुताबिक आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों की गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी तक जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक राज्य सरकार जहां कामकाज करेगी वहीं राज्य की अपनी जो गाइडलाइंस होगी उसको किस तरह से लागू किया जाएगा, इस पर विचार मंथन होना है। और चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों की जो आर्थिक व्यवस्था है वो ज़्यादातर पर्यटन पर ही निर्भर करती है, ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सबसे पहले पर्यटन क्षेत्र में किस तरह से काम किया जा सकता है, इसको लेकर विचार मंथन किया जाएगा। और चूंकि अभी तक की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 8 जून से होटल, मॉल के साथ में रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त मिली है, तो सरकार की कोशिश होगी कि इन क्षेत्रों में किस तरह से राज्य की गाइडलाइंस तैयार किया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रहे और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका भी जा सके। चूंकि प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ी है और 727 कोरोना वायरस के मरीज आए हैं, जिसमें से 616 एक्टिव मरीज हैं। तो सरकार दोनों तरह से काम करना चाहती है, एक तरफ जहां रियायत देना चाहती है वहीं दूसरी तरफ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करें और कोरोना वायरस के संक्रमण की जंग में अपना सहयोग भी दें। तो इन तमाम बातों को लेकर के आज सरकार विचार मंथन करेगी और कल 1 जून से सरकार की जो गाइडलाइंस राज्य सरकार की रही है उसके मुताबिक सरकारी कार्यालय 10 बजे से शाम 5 बजे तक, सचिवालय 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। और दर्शकों के लिए ये भी महत्वपूर्ण बात है कि कल 1 जून से राजधानी देहरादून से 2 ट्रेन का भी संचालन होगा, एक दिल्ली के लिए जनशताब्दी और दूसरी काठ गोदाम के लिए। तो ये 2 ट्रेन राजधानी देहरादून से शुरू की जाएंगी और उन्हीं लोगों को, उन्हीं यात्रियों को स्टेशन पर एंट्री मिलेगी जिनका टिकट कंफर्म होगा रिजर्वेशन का। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनको इजाज़त होगी यात्रा की। तो इस तरह की तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं, रियायत भी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को सहयोग भी देना होगा ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से बिल्कुल रामानुज, कहीं ना कहीं स्थिति को धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से काफी आर्थिक संकट छाया हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड में आज तस्वीर साफ हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। कुलवीर दीवान हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ा है। कुलवीर, जिस तरह मैंने सवाल पूछा भी था और अपने सहयोगी से लोमस झा से, एक बड़ा सवाल यह है, लोगों के दिमाग में यही है क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा कि अगर हम खासकर हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, हर राज्य ने अपनी सीमा
सीमाओं को सील किया हुआ है, यानी दूसरे राज्यों से आने वालों को सिर्फ जो जरूरी पास है, जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, उनकी एंट्री हो रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि अब बेरोक आवाजाही हो सकती है दूसरे राज्य से दूसरे राज्य अगर आपको जाना है। इसके लिए कोई पास की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों को पास के लिए बहुत इधर उधर भटकना पड़ता था। अभी हाल ही में दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डरों को सील किया गया और पंजाब ने भी अपनी सीमाएं सील किए। क्या अब केंद्र की गाइडलाइंस के बाद अब ये राहत, ये छूट नजर आएगी अब सड़कों पर? जी बिल्कुल, राज्य सरकारें ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि जो रियायतें हैं, चाहे जिस तरह से कल पंजाब के मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि जो रियायतें हैं वो जारी रहेंगी और इसके साथ ही जिस तरह से केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं उनका अनुपालना उनकी की जाएगी। यानी अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर जो है वो अब खुलेंगे, यानी एक दूसरे से राज्य में लोग जा सकेंगे और उनको किसी भी तरह की कोई ई पास या पास की कोई जरूरत नहीं होगी। लिहाजा हालांकि जो कर्फ्यू है वो रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा, वो पूरे देश में रहेगा, चाहे हरियाणा की बात करें या पंजाब की, इस तरह के राज्यों को भी इसकी अनुपालना करनी होगी। लेकिन जहां तक लोगों की इस कंफ्यूजन की बात है कि राज्यों की सीमाएं जो हैं वो अब खुल जाएंगी, लोगों को एक बड़ी राहत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक दूसरे के राज्य में एक दूसरे जो लोग थे वो काफी दिनों से फंसे हुए थे और कहीं ना कहीं एक परेशानी जो है वो लोगों को सामने आ रही थी। लेकिन अब सीमाएं जो थी उनके खुल जाने से लोगों को ये सुविधा जो है वो मिल जाएगी। हालांकि काफी ज्यादा एहतियात जो है वो लोगों को आने जाने में भी बरतनी होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यात्रा का भी एक प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया है। चाहे वो सरकारी बस सेवाओं की बात करें या फिर अपने निजी वाहन जो लोग प्रयोग करते हैं उनकी बात करें, ये तमाम हिदायतें जो हैं वो लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एमएचए ने ये गाइडलाइंस जो जारी किया, यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकारें पालन करेंगी और अब लोगों के लिए राहत की बात यह रहेगी कि राज्यों की सीमा खुल जाएगी तो वो एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो बहुत सारी रियायत दी है लोगों के लिए, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार और किन किन बिंदुओं पर छूट दे सकती है? हालांकि ये तस्वीर बताया जा रहा है कि रात 8 बजे, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि शिवराज सिंह चौहान बात करेंगे और उसके बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन क्या क्या छूटें और मिलने की उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ा फैसला होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कि जो प्रदेश में जो परिवहन व्यवस्था है, खासकर बसों से जो परिवहन व्यवस्था है वो चालू होगी या नहीं होगी, उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। क्योंकि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में सरकार उस पर क्या फैसला लेती है, ये एक बड़ा जो है सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री आज के अपने संबोधन में ये घोषणा कर सकते हैं कि प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो राज्य के अंदर शुरू रहेगा। दूसरा फैसला ये हो सकता है कि राज्य के बाहर यदि बसें संचालित की जाना है, जैसे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र बसें चलती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान बसें चलती है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के लिए बसें चलती हैं, गुजरात के लिए बसें चलती है, तो क्या ये परिवहन जो है इसको अनुमति मिलेगी? ये एक बड़ा जो है लोगों के अंदर उत्सुकता वाला प्रश्न है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एक जिले से दूसरे जिलों में जाना चाहते हैं और जो जिले खासकर जहाँ पर संक्रमण काफ़ी कम है वहाँ के लोग इस बात को लेकर काफ़ी इंतजार में है कि उनके जिले में कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया जाए। दूसरा सवाल ये है कि कई परीक्षाएं जो है अभी भी पोस्टपोन्ड है, खासकर यूनिवर्सिटी की, कॉलेजों की और स्कूलों की। ऐसी स्थिति में जो परीक्षाएं होना है उसको लेकर क्या सरकार गाइडलाइन जारी करती है? क्योंकि जिस हिसाब से परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो पहले बनाए गए थे जब कोरोना संक्रमण नहीं था, और ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण के बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ानी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम जो नियम है उनका भी पालन करना होगा। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री क्या दिशा निर्देश दे सकते हैं? तीसरा, अभी तक जो सरकारी कार्यालय है वहां पर जो उपस्थिति है वो 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के आदेश थे। अब क्या पूरी 100% उपस्थिति के आदेश हो सकते हैं सरकारी कार्यालय में? ये भी एक लोगों के अंदर प्रश्न है। तो ऐसे कई जो जरूरी बिल्कुल वो तस्वीर मतलब साफ हो जाएगी, वो तस्वीर साफ हो जाएगी आज 8 बजे तक, क्योंकि 8 बजे आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान जनता से मुखातिब होंगे और तब वो जानकारी देंगे। विवेक, शुक्रिया आपका, रामानुज आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कुलवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ लोमस जुड़े लखनऊ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने हर राज्य को आपको अपडेट दिया है कि क्या क्या छूटें मिलेंगी आपको और क्या
रियायतें दे सकती है। हालांकि कुछ फैसला राज्य सरकारों को करना है और कुछ राज्यों की आज बैठक भी होगी, खुद मुख्यमंत्री इन राज्यों की बैठक लेंगे और उसके बाद आपको तस्वीर और भी साफ हो जाएगी कि आपको क्या रियायतें मिलने वाली हैं 1 जून से। इस बुलेटिन बस इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए उठ रहे हैं। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां रुकेगा नहीं।